हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की। फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख नदियां जो हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है हर परीक्षा में जिसमें जीएस पूछी जाती है। फ्रेंड्स, भारत में नदियों को हम देखेंगे तीन पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि नदियाँ क्या हैं, और हम देखेंगे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ और उनका उद्गम स्थल। उसके बाद हम देखेंगे अगले पार्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद तीसरे पार्ट में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नदियाँ होती क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि नदी जो है क्या होता है, तो नदी जो है कि किसी भी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। नदी किसी भी भूतल पर यानी कि ज़मीन पर, ठीक है, नदी जो है ज़मीन पर या भूतल पर प्रवाहित क्या है, एक जलधारा है जिसका स्रोत झील हो सकती है, हिमनद हो सकता है, झरना हो सकता है और बारिश का पानी भी हो सकता है। यानी कि नदी का उद्गम या तो झील हो सकती है, या झरना हो सकता है, या हिमनद यानी कि ग्लेशियर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बारिश का पानी भी हो सकता है। तो ये जो नदी के उद्गम हैं उनके स्रोत की बात की गई है, तथा यह अपना जल किसी सागर और झील में गिराते हैं। यानी कि नदी जो है अपना जल किसी सागर और झील में भी गिराती हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राजस्थान में लूनी नदी हम देखते हैं, तो उसका जल जो है यानी कि ज़मीन में ही समा जाता है, दलदल में समा जाता है। तो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नदियों को। भारत में दो प्रकार से हम देखते हैं नदियों को। एक तो हम देखते हैं उत्तर भारत की नदियाँ जिनको हम कहते हैं हिमालयी नदियाँ, और दूसरा हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है, जिनको कहते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने उत्तर भारत की नदियों की। उत्तर भारत की नदियों की बात करेंगे। फ्रेंड्स, उत्तर भारत की नदियों में हम तीन तरह से देखते हैं, यानी कि तीन प्रमुख नदी तंत्र देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि उत्तर भारत की जो तीन प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, उनको हम तोड़ देते हैं कि प्रमुख नदी तंत्र हैं। यानी कि इनसे कई एक सहायक नदियां जुड़ी हुई हैं और जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, तो उत्तर भारत की नदियों को हमें सतत वाहिनी नदियां कहते हैं। सतत वाहिनी यानी कि ये सदा बहती रहती हैं। इसका कारण ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्षा का जल से तो ये नदियाँ प्रवाहित होती ही हैं। इसके अलावा जो ये नदियाँ हैं ग्लेशियर में जमा बर्फ़ के पिघलने के कारण भी प्रवाहित होती रहती हैं। यानी कि वर्ष भर ये नदियाँ ग्लेशियर में, जो ग्लेशियर होता है उसमें जो बर्फ़ जमी होती है उसके पिघलने के कारण ये नदियाँ हमेशा प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं ये सतत वाहिनी नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल वर्षा के जल ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यानी कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर से जो है नदियाँ नहीं बनती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर भारत में। हम बात करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे, और हम बात करेंगे इसके जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हम जान लेते हैं नदियों के विकास के क्रम को। चलिए बात करते हैं हिमालयी पर्वतीय अववाह तंत्र का विकास को हम जानें, तो हम देखते हैं भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, किसमें, मायोसीन कल्प में, जो इसका टाइम पीरियड कितना था 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले। यानी कि मायोसीन जो कल्प का समय कब था, 2.4 करोड़ से लगभग 50 लाख वर्ष पहले का समय था, जब क्या था कि एक ही विशाल नदी थी। 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले केवल एक ही विशाल नदी थी, जिसको हम कहते थे शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से हम जानते थे, जिसको हम शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जानते थे। जो हम आज देखते हैं, जिनका आज स्वरूप देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्र को हम देखते हैं, ये लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पहले क्या था, एक ही नदी थी, जिसको हम कहते थे शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नदी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस नदी का विभाजन होता है, यानी कि इन नदियों का विभाजन होता है कब, प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में। और जो हिमालय के जो पश्चिमी भाग में पोटवार पठार है, जो आज हम देखते हैं दिल्ली रिज के नाम से देखते हैं, ठीक है, दिल्ली रिज के उत्थान के कारण इनका विभाजन होता है। इन नदियों का जो पोतवार पठार है उसके उत्थान के कारण विभाजन होता है, और ये सिंधु तथा गंगा नदी के विभाजक के रूप में उभरता है। यानी कि जो दिल्ली रिज है
दिल्ली रिज है ये सिंधु और गंगा नदी के बीच में विभाजक का कार्य करता है, यानी कि सिंधु नदी जो है वो पश्चिम में बहने लगती है और गंगा नदी जो है उत्तर में आ जाती है, ठीक है, सॉरी वो पूर्व में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप, राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण होता है जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों की दिशा में परिवर्तन होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ये नदियाँ कहाँ, गंगा और सिंधु नदी कहाँ जल गिराती थी, अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसके अधोक्षेपण के बाद, मेघालय पठार के अधोक्षेपण के बाद, मेघालय में स्थित मालदा गैप के अधोक्षेपण के बाद क्या होता है कि गंगा जो है अब कहाँ पर अपना जल गिराने लगती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। आइए अब समझते हैं हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी कि सिंधु नदी के बारे में समझते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है सिंधु नदी की। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर, यानी कि 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। सिंधु नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है, 1114 किलोमीटर, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके उद्गम की तो इसका जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। जो आप देख रहे हैं ये कैलाश श्रेणी, ठीक है, कैलाश श्रेणी है, यहाँ पर है बोखरचू, ये जो आप देख रहे हैं उद्गम स्थल यहाँ पर है, बोखरचू के निकट एक हिमनद है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये चलती है, यहाँ पर जाती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में। और ये किसके मध्य बहती है, हमने अपने जब हिमालय डिस्कस कर रहे थे तब हमने बताया था ये जो है नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। कौन सी, आपका सिंधु नदी। और लद्दाख श्रेणी के जो है उत्तर में, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी। हमने बात की थी कि श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, लद्दाख श्रेणी, जब हम अपना हिमालय वाला पार्ट देख रहे थे तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तिब्बत में इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, सिंगबी खवान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, श्योक है, जास्कर है और गिलगित है, नुब्रा है, हुंजा है और द्रास है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे सिंधु, तो हम देखिए सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, झेलम है, ठीक है, और रावी है, ब्यास है, चेनाब है, सतलज है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर श्योक है, श्योक के बाद हम देखते हैं हुंजा है, नुब्रा है और उसके बाद जास्कर है, ठीक है, और द्रास है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में सजाइए, यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, ठीक है। तो क्रम में सजाने के लिए आपसे कुल ये 5 नदियाँ पूछ लिया जाता है कि इन 5 नदियों का ऑप्शन दे दिया जाएगा और क्रम से सजाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी है, सबसे उत्तर, और इसको हम पश्चिम से भी जानते हैं कि सबसे उत्तर में और पश्चिम में कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी है, झेलम नदी है। उसके बाद हमारी कौन सी नदी है, उसके बाद है चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है हमारी, उसके बाद नदी है रावी नदी। उसके बाद नदी है ब्यास नदी। उसके बाद है सतलज, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब और उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद सतलज नदी। तो ये हमारा क्रम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि इससे भी उत्तर में कौन सी नदी है, तो इसके उत्तर में कौन सी नदी है, ये भी हमने आपको बताया था। ये कौन सी नदी है, श्योक नदी है, ठीक है, श्योक नदी। फ्रेंड्स, बात करते हैं झेलम, क्योंकि इसकी प्रमुख नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका प्रमुख कहाँ पर इसका उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स, झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से, जो कि बेरीनाग के समीप में है और ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में झंग के निकट, पाकिस्तान में झंग है एक जगह, उसके पास में जो है ये नदी चेनाब नदी से मिलती है, चेनाब नदी से मिल जाती है।
झेलम नदी जो है इसको हम बितस्ता के नाम से भी जानते हैं, बितस्ता के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में झंग के करीब में चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा, जिसका उद्गम कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर में ही मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगली इसकी सहायक नदी। फ्रेंड्स ये क्रम में लगी हुई है, यानी कि सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हम देखते हैं चेनाब या फिर आस्किनी नदी, चेनाब या फिर आस्किन नदी। ठीक है, इसका जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फ्रेंड्स इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है, जो कि चंद्र और भागा दो सरिताओं के नाम से बनती है, यानी कि दो भागों में ये नदी निकलती है, एक तो चंद्र के नाम से और दूसरी भागा के नाम से, चंद्र और भागा के नाम से निकलती है। ये जो सरिताएं हैं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी के आसपास आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और इसलिए इसे ही चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चेनाब नदी जो है इसको कौन से नाम से भी जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें, अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये इसका उद्गम स्थल जो है बाड़ा लाचा जो दर्रा है उसके समीप है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल बाड़ा लाचा दर्रे के समीप है। रावी नदी इसकी तीसरी जो क्रम में तीसरी नदी है रावी, जिसको हम वाराणसी और इरावती नदी के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इसका उद्गम की बात करते हैं तो ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। कौन से ज़िले में? कांगड़ा ज़िले में। ठीक है, और इसका संगम यानी कि कौन सी नदी में ये मिल जाती है? जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ब्यास या फिर बिपाशा नदी के बारे में। बिपाशा नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है, ब्यास कुंड से। ठीक है, तो मेन यहाँ पर ये नोट कर लीजिए ब्यास कुंड से होता है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? ब्यास नदी से। और इसका संगम जो है, संगम यानी कि ये किस नदी में मिल जाती है और कहाँ पर मिलती है? फ्रेंड्स ये सतलज नदी में मिलती है, पंजाब के कपूरथला हरी के नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर के निकट राकसताल झील से होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मानसरोवर, ये भी कैलाश पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं कैलाश श्रेणी में ही जो है राकसताल झील है। कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। कहाँ पर? तिब्बत में, जो कि कहाँ पर है? कैलाश श्रेणी में है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ बात करें, स्पीति इसकी सहायक नदी है, स्पीति इसकी सहायक नदी है। फ्रेंड्स एक यहाँ पर और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु जल संधि के बारे में। तो सिंधु जल संधि जो है कब होता है, इसका समझौता और इसमें क्या पॉइंट हैं, एक छोटा सा हम संक्षेप में जान लेते हैं कि सिंधु जल जो संधि होती है वो 1960 में होती है। और ये जो नदियां हैं यानी कि सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं, उनके जल के उपयोग के बारे में है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक करार यानी कि समझौता है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का उपयोग करेगा, जबकि भारत रावी, ब्यास और सतलज नदियों का उपयोग करेगा। ठीक है, और भारत इसमें क्या करेगा कि नदी जो इसका लगभग 20% यानी कि नदी परिक्रम का, यानी संपूर्ण नदी परिक्रम का कितना प्रतिशत जल उपयोग करेगा? 20% जल उपयोग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो सतलज नदी है ये किसके किनारे, मतलब इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लुधियाना शहर बसा हुआ है, जो कि सतलज नदी से कुल 13 किलोमीटर की दूरी पर है इस समय। ठीक है, और एक बात और है कि इस नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना का भी निर्माण किया गया। श्योक नदी को मध्य एशिया में यानकडी एवं काराकोरम जो क्षेत्र है, काराकोरम का जो क्षेत्र है, ये जो काराकोरम का क्षेत्र है, यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? मृत्यु की नदी। ठीक है, मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जास्कर नदी, ठीक है, यहाँ से इसका इस तरह से उद्गम होता है। जास्कर नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार से होता है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि तिब्बत का जो पठार है, ये जो आप देख रहे हैं कैलाश श्रेणी, तिब्बत का जो पठार है, यहाँ से कुछ अन्य प्रमुख नदियों का भी उद्गम होता है, जैसे कि
यांगची क्वांग, जियांग, हांगहो, पीत या पीली नदी और इरावदी नदी। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत की प्रमुख नदियों की, तो एक तो सतलज है, सिंधु है, उसके बाद एक ब्रह्मपुत्र जो कि प्रमुख नदी है, उसका भी उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश श्रेणी से ही होता है। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम बात करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।